जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अनुषंगीय गुणधर्म किसके गुण हैं? विलयन के। तो विलयन के वह गुण जो विलय की संख्या का मतलब क्या है? कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उनकी प्रकृति पर। तो विलयन के वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर, अनुषंगीय गुणधर्म कहलाता है। अनुषंगीय गुणधर्म में पहला होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। थर्ड है हिमांक का अवनमन। फोर्थ है परासरण दाब। हम बात कर रहे हैं अब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो देखो होता क्या है, अगर हम विलायक जो वाष्पशील है इसमें ऐसा विलय मिलाएं जो विलय क्या हो? अवाष्पशील। तो जो विलयन है, इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा? कम। वाष्प दाब के बारे में सबको पता है कि मान लो जैसे मैंने एक बर्तन लिया है, भगोना मान लो, इसको मैंने ऊपर ढक्कन से कवर कर दिया है और इसमें मैंने भर दिया है द्रव। अब इसको जैसे ही मैं हीट दूंगा, द्रव के सतह के अणु ताप ग्रहण करके ऊपर जाएंगे और ये पात्र की दीवार से भी टकरा सकते हैं या इस ढक्कन से टकरा कर वापस द्रव की सतह पर दाब डालेंगे। तो ये जो दाब है उसको हम क्या बोलेंगे? वाष्प दाब। तो साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या है? सतही प्रक्रिया है। अब सपोज करो पहले अपने पास केवल शुद्ध जल था, तो यहां पर जो सतह थी, सतह पर केवल जल के अणु थे और क्योंकि विलायक वाष्पशील है तो सतह के सारे अणु वाष्प में बदल रहे थे और वाष्प दाब वापस आकर डाल रहे थे। लेकिन अगर हम इसमें अवाष्पशील विलय मिला दें तो अवाष्पशील विलय मिलाकर जब विलयन बनाएंगे तो सतह के कुछ भाग को अवाष्पशील विलय के कण घेर लेंगे। परिणाम स्वरूप अब वाष्प में बदलने वाले अणुओं की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ भाग अवाष्पशील विलय के अणुओं ने घेर लिया है। तो अब वाष्प में बदलने वाले अणुओं की संख्या कम हो जाएगी, परिणाम स्वरूप वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब एक सतही प्रक्रिया है जो सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा सतह का क्षेत्रफल होगा वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा और जितना कम सतह का क्षेत्रफल होगा वाष्प दाब उतना ही कम होगा। अब हम बात कर रहे हैं वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की। तो हम वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम कहता है। तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के समानुपाती होगा। अब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो PS समानुपाती P नोड B स्थिरांक PB। PS है विलयन का आंशिक वाष्प दाब, PB है विलायक का आंशिक वाष्प दाब और P नोड B है विलायक का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब। तो ये हमने कह दिया कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। लेकिन जो विलायक का वाष्प दाब है, चलो इसको हम इजी कर लेते हैं कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। राउल्ट का नियम कहता है कि विलायक अगर वाष्पशील है तो इसका आंशिक वाष्प दाब इसकी मोलविन के समानुपाती होगा XB के। जब समानुपाती का मान घटाएंगे तो PB बराबर P नोड B XB हो जाएगा।
जब ऊपर वाली इक्वेशन में इसका हम वैल्यू रखेंगे तो पी एस इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। अब देखो, अगर विलयन में दो अवयव विलेय और विलायक है तो विलेय की मोल भिन्न प्लस विलायक की मोल भिन्न का योग कितना होता है? 1। अगर मैं एक्स बी निकालना चाहूं तो एक्स बी एक्स ए इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। वैल्यू रखते हैं पी एस बराबर पी नोट बी, एक्स बी की जगह रख देता है 1 माइनस एक्स ए, गुणा कर लेते हैं पी एस बराबर पी नोट बी, एक बार एक से गुणा कर दिया इससे, माइनस पी नोट बी एक्स ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी नोट बी किस तरफ लेके आ जाऊंगा तो पी एस माइनस पी नोट बी बराबर क्या बच गया इस तरफ? पी नोट बी एक्स ए। दोनों तरफ अगर हम नेगेटिव से गुणा करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इसको मैं से लिख लेते हैं पी नोट बी पहले प्लस वाला माइनस पी एस बराबर पी नोट बी अपॉन सॉरी गुणा एक्स ए। पी नोट बी किस तरफ ले आएंगे तो पी नोट बी माइनस पी एस बटा पी नोट बी इक्वल टू एक्स ए। ये जो पी नोट बी है ये क्या है? विलायक का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, और पी एस क्या है? पी एस है शुद्ध विलयन का वाष्प दाब। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी, यानी वाष्प दाब में अवनमन कितना वाष्प दाब घटा है बटा पी नोट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स ए। ये जो है ये अनुपात है पी डेल्टा पी अपॉन पी नोट बी, इसको हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। और एक्स ए क्या है? विलेय की मोल भिन्न। तो हम क्या कहेंगे? वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध, ये डेल्टा पी क्या है? वाष्प दाब का अवनमन, और पी नोट बी क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहलाता है। ये विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो हमने ये वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन ले लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड की, और सेकंड है क्वथनांक का उन्नयन। तो सेम चीज है, अगर हम विलायक में ए वाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। अब सोचो, ये मान लो वायुमंडलीय दाब 180 है, ये मान लो विलायक का है, और ये किसका मान लो? विलयन का, क्योंकि विलयन का कम हो गया। अब क्या होगा? अगर विलायक का वाष्प दाब 180 करना है तो हमें इतना गर्म करना पड़ेगा, लेकिन विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें अधिक ताप देना पड़ेगा। देखो होता क्या है, हम बात कर रहे हैं क्वथनांक के उन्नयन की। तो क्वथनांक के उन्नयन में हम क्या कहेंगे? देखो एक चीज होती है क्वथनांक, वह ताप जिस पर कोई द्रव सीधा गैस में बदल जाए क्या कहलाता है? क्वथनांक। या वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए क्या कहलाता है? क्वथनांक। तो हम क्या कह रहे हैं? जैसे ही ए वाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाया, विलयन का वाष्प दाब कम हो गया, तो ये विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, सॉरी विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है और ए वाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो गया। अब विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए कम ताप की आवश्यकता है, और विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अधिक ताप देना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं? जब ए वाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए हमें इसे अधिक ताप पर गर्म करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब देखो, इसको अगर हम ग्राफ से समझना चाहें तो ग्राफ में जैसे सपोज करो, यहां ग्राफ हम ले रहे हैं वाष्प दाब, यहाँ के ले लेंगे टेम्परेचर, और ये सपोज करो वायुमंडलीय दाब है।
180 है। तो ग्राफ दो प्रकार का आएगा, फर्स्ट सेकेंड। इसको जब नीचे की लाइन पर मिलाएंगे तो ये किसका है, कम है, ये किसका है, विलय का, और ये किसका है, विलियन का। यानी ये है टी बी नोड और ये क्या है, टी बी। टी बी है बॉइलिंग टेम्परेचर किसका, विलियन का, टी बी नोड बॉइलिंग टेम्परेचर किसका, विलय का। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा डेल्टा टी बी, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी बराबर होता है किसके समानुपाती होगा, ये बराबर हो जाएगा टी बी माइनस टी बी नोट। क्वथनांक में उन्नयन भी अनुसंख्यिक गुणधर्म है, ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, तो ये किसके समानुपाती होगा, मोलता के, एम के। और समानुपाती का अगर सॉरी बी आएगा, समानुपाती का अगर मान घटाएंगे तो डेल्टा टी बी बराबर के बी एम। के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो हमने क्या देखा कि ए वाष्पशील विलय को विलायक में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उसको अधिक ताप पर गर्म करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन ज्यादा होगा यदि अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, क्वथनांक उन्नयन कम होगा यदि अणुओं की संख्या कम होगी। थर्ड हम ले रहे हैं हिमांक का अवनमन। तो यहां भी सेम चीज चलेगी कि अगर हम ए वाष्पशील विलय को विलायक में मिलाएंगे तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो सेम चीज है, मान लो ये 180 है वायुमंडलीय दाब है, ये क्या है, विलय का वाष्प दाब है, और जैसे ही अवाष्पशील विलय मिलाया विलयन का वाष्प दाब कम हो गया। अब क्या होगा, अगर हम विलायक और विलयन को देखो, इससे समझने से पहले हम इसकी बात करते हैं हिमांक क्या होता है। वह ताप जिस पर द्रव और ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाए, या वह ताप जिस पर द्रव व ठोस अवस्था साम्य में हो, क्या कहलाता है, हिमांक। तो अभी विलयन द्रव अवस्था में, इसको अगर ठोस अवस्था में लाना चाहें तो विलयन का वाष्प दाब कम है तो ये आसानी से जम जाएगा, लेकिन विलायक जो है ये आसानी से नहीं जमेगा, इसको जमने में अधिक टाइम लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि विलयन आसानी से जम जाएगा तो इसका हिमांक कम हो जाएगा और विलायक का हिमांक अधिक हो जाएगा। तो यदि हम विलायक को जमाव या विलायक को द्रव से ठोस अवस्था में बदलना चाहें तो विलयन आसानी से ठोस अवस्था में बदल जाता है, परिणाम स्वरूप विलयन का हिमांक कम हो जाता है। तो जैसे ही विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप विलयन कम ताप पर ही जम जाता है, अर्थात विलयन का हिमांक कम हो जाता है। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। अवनमन का मतलब होता है कमी और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। अब हम क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और फिर बात करेंगे हम परासरण दाब की। तो क्या क्या क्वेश्चन बने उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला जैसे क्वेश्चन बना हुआ है वो ये है, क्या क्वथनांक का उन्नयन समान होगा यदि 0.1 m सोडियम क्लोराइड और 0.1 m चीनी मिला दी जाए। एक बार हम मिला रहे हैं 0.1 m NaCl, एक बार हम मिला रहे हैं 0.1 m चीनी शक्कर। तो चीनी जो है अगर इसको पानी में घोला जाए तो कोई आयन नहीं बनेंगे, लेकिन NaCl को घोला जाए तो ये दो आयन दे देगा, Na+ और Cl-। कितना आयन दे दिए, दो। चीनी ने कोई आयन नहीं दिया, तो क्वथनांक में उन्नयन NaCl में अधिक होगा क्योंकि आयनन से अणुओं की संख्या 2 हो जाएगी, अर्थात आयनों की संख्या जब 2 होगी तो इसका क्वथनांक में उन्नयन अधिक होगा। चीनी आयनित नहीं हो रही है इसीलिए इसके क्वथनांक का उन्नयन कम होगा। मैंने पहले ही कहा है कि अणुसंख्यीय गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, जितने अणु होंगे अणुसंख्यीय गुणधर्म का मान उतना ही अधिक आएगा।
अगला क्वेश्चन है शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्पदाब तथा ताप के मध्य आरेख खींचने वाले वक्र को बनाइए। तो अभी हमने एक बना के देखा था जिसमें विलायक वाला कम है और विलयन वाला ज्यादा है। हिमांक में अवनमन को समझाइए। अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप विलयन कम ताप पर जम जाता है, विलयन का हिमांक कम हो जाता है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन अनुषंगीय गुणधर्म है, ये विलायक की मोललता के समानुपाती होता है। अब एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्वथनांक के उन्नयन के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको क्वथनांक उन्नयन के बढ़ते क्रम में रखना है तो NaCl से कितने आयन बनेंगे? 2। AlCl3 से एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन, कितने? 4। यूरिया आयनित नहीं होगा, कोई नहीं बनेगा। MgCl2 में एक Mg 2 Cl, कितने बनेंगे? 3। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक उन्नयन होगा AlCl3 का, उससे कम किसका होगा? MgCl2 का, उससे कम किसका होगा? NaCl का, और सबसे कम किसका होगा? यूरिया का। ऐसे क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। फिर है निम्नलिखित को क्वथनांक के उन्नयन के बढ़ते क्रम में लिखिए, या क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। 0.1 m Na2SO4, 0.1 m NaCl, 0.1 m C6H12O6, 0.1 m Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इसको ध्यान से देखेंगे, क्वथनांक उन्नयन तब ज्यादा होगा जब आयनों की संख्या ज्यादा होगी। Na2SO4 में 2 सोडियम 1 सल्फेट, कुल कितने? 3। अब सबकी सांद्रता बराबर है। NaCl में 1 Na 1 Cl 2। C6H12O6 में कोई अणु नहीं, खाली ग्लूकोज ग्रुप बनेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट में 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट, टोटल 5। फॉर्मूले में हमें दे रखा होता है कितना Na, खाली हमें जोड़ना है। जैसे Na2 में 2 Na2 1 सल्फेट, NaCl में 1 Na 1 Cl। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक उन्नयन किसका होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट का, क्योंकि इसके पास 5 है। उससे कम Na2SO4 का, उससे कम NaCl का, उससे कम ग्लूकोज का। ध्यान रखें, ग्लूकोज, चीनी, यूरिया आयनित नहीं होते, इसीलिए दूसरों के कंपैरिजन में इनके अनुषंगीय गुणधर्म का मान कम होता है। और क्वेश्चन देखते हैं इनसे रिलेटेड रहता। एक क्वेश्चन है, क्या गर्मियों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल के उपयोग की सलाह दी जाती है? गर्मियों में नहीं देते, सर्दियों में दी जाती है, क्योंकि अगर हम कार का कूलेंट जो कार के इंजन को ठंडा रखता है, कई कंट्रीज में क्या होता है कि टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो वहाँ कूलेंट जम जाता है, और अगर कूलेंट जम गया तो इंजन को ठंडा नहीं कर पाएगा, गाड़ियाँ खराब हो सकती है। तो कूलेंट आसानी से नहीं जमे, इसीलिए उसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल उस कूलेंट के हिमांक को घटा देगा, परिणाम स्वरूप अब कूलेंट पहले की तुलना में आसानी से नहीं जमेगा। पहले मान लो अगर -5 में जम रहा था तो अब वो -15 तक जमेगा, तो इंजन को लगातार ठंडा बनाए रखेगा। अब एक बार हम जो लास्ट है प्राशन दाब, इसकी बात कर लेते हैं, फिर जितने भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम ले लेंगे। तो प्राशन दाब की बात करते हैं, तो इसके लिए समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये बीच में जो मैंने बनाई है इसको हम बोलते हैं SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। मान लो इस तरह हमने लिया है यूरिया का विलय, और इस तरह हमने क्या लिया है? खाली वाटर। यहां हमने पिस्टन ले रखा है, इस साइड भी, इस साइड भी हमने पिस्टन ले लिया है। अब क्या होगा,
परासरण में क्या होता है, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर श्वेत प्रवाह। वाटर जो है यहां से यूरिया विलयन की ओर आएगा। अब क्या होगा, जैसे जैसे वाटर यूरिया विलयन की ओर आएगा, इस पिस्टन पर दाब पड़ेगा, ये पिस्टन बाहर की ओर जाएगा। हम चाहते हैं कि जल के और अणु यूरिया विलयन की ओर नहीं आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पिस्टन पर दाब डालना पड़ेगा वापस। तो पिस्टन पर जितना ज्यादा दाब डालेंगे, पिस्टन पर कितना दाब डालें कि जल के अणु और यूरिया की ओर नहीं आए, वो क्या कहलाता है, परासरण दाब। तो क्या होगा, विलायक के और अधिक अणुओं को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाह को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है, या परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण क्या होता है, परासरण में विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाहित होते हैं। तो विलायक के अणु का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाह परासरण कहलाता है, जबकि विलेय के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह विसरण कहलाता है। अब परासरण के अगर उपयोग की बात करें तो मांस को जो मीट होता है उसको लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए उसके चारों तरफ नमक लगाया जाता है। अब बैक्टीरिया अगर मांस को खराब करने के लिए मांस के कांटेक्ट में आएंगे तो मांस तो नमक लगा हुआ है, बाहर सांद्रता अधिक है और बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर पानी है, उसकी सांद्रता कम है, तो परासरण के कारण बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर का वाटर बाहर आ जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएंगे। और जो कच्ची केरी होती है जिसको कच्चा आम लोग बोलते हैं, कच्चे आम का जब अचार डालते हैं तो उसके ऊपर नमक लगाकर छोड़ देते हैं। जैसे ही नमक लगाएंगे तो केरी के अंदर जल है, बाहर नमक का विलयन है, बाहर सांद्रता ज्यादा है, तो परासरण के कारण केरी के अंदर का पानी बाहर आ जाएगा और जो कच्चा आम है वो सिकुड़ जाएगा। ऐसे ही अगर रक्त कोशिकाओं को अधिक सांद्रता वाले विलयन के संपर्क में रखा जाए तो रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, क्योंकि बाह्य परासरण के कारण पानी बाहर आ जाता है। अब परासरण के दैनिक जीवन में उपयोग हमने बात कर ली है, अब हम बात करते हैं प्रतिलोम परासरण। ये हम बात कर रहे हैं परासरण से ठीक विपरीत। तो प्रतिलोम परासरण क्या होता है, परासरण का विपरीत। परासरण में विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे, इसमें उल्टा होगा। तो देखो इसमें क्या करते हैं, प्रतिलोम परासरण में एक एपरेटर्स होता है, बीच में सबको पता हम क्या लगाएंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली। इस तरफ पानी को निकालने की व्यवस्था है और इस तरफ विद्युत की सहायता से पंप लगाया जाए। इस तरफ लवणीय जल है या समुद्री जल और इस तरफ शुद्ध जल है, ओनली वाटर। यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा बदल जाती है। पहले क्या होता था, शुद्ध जल लवणीय जल की ओर आएगा, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब लगा दिया, परिणाम स्वरूप शुद्ध विलायक के अणु विलयन में से पारगमन करेंगे। इसमें से जितना भी वाटर है वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पारगमन करेगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध जल। तो अगर विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा बदल जाती है। अब विलयन में से विलायक के अणु पारगमन करते हैं। इस विधि का उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है और घरों में खारे पानी को मीठा करने के लिए जो आरओ आते हैं वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। आर का मतलब होता है रिवर्स प्रतिलोम और ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण। अब परासरण जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। परासरण दाब को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT। सी क्या है, सांद्रता, और सांद्रता को हम कैसे कर सकते हैं, विलय की मात्रा या विलय के मोल बटा विलयन का आयतन गुणा किससे कर लेंगे, R और T। ये भी फॉर्मूला हो सकता है।
एक फॉर्मूला क्या हो सकता है, पाई बराबर विलेय के मोल क्या होते हैं, विलेय की मात्रा बटा विलेय का अनुभाग इनटू आयतन इनटू आर टी। कंफ्यूजन से बचने के लिए हम एक को हटा सकते हैं। तो पाई बराबर सी आर टी, सी सांद्रता, सांद्रता हमने कह दिया विलेय के मोल बटा आयतन, मोलों की संख्या को हमने कन्वर्ट कर दिया विलेय की मात्रा बटा विलेय का अनुपात। ये तीन फॉर्मूले आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए, इन पर कई बार न्यूमेरिकल आए हैं। तो मैं बात कर रहा हूं न्यूमेरिकल कैसे आए थे। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के, क्वेश्चन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m/10 विलियन का परासरण दाब ज्ञात करो। देखो जो टेम्परेचर है वो हमें केल्विन में ही लेना है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में तो हमें केल्विन में बदलना पड़ेगा। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ेंगे, 273, कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो परासरण दाब यानी पाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो सांद्रता दे रखी है m/10 यानी 1/10 इनटू r का मान इसमें दे रखा है, अगर चलो नहीं दे रखा है तो भी हमें 0.0821 लेना है, और अब सॉरी टेम्परेचर कितना है 300, तो ये कट जाएगा और इनको हम गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये अगर यहाँ से कैंसिल करते यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 0.821 इंटू 3 एक बार हो जाएगा 3 6 3 मल्टीप्लाई बाई 8 24, तो हो जाएगा 2.463 एटीएम। एक आया हुआ है एक प्रोटीन के, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, 0.21 लीटर विलियन में, प्रोटीन के 0.21 लीटर विलियन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलियन का परासरण दाब, टेम्परेचर है 300 केल्विन और परासरण दाब पाई बराबर दे रखा है 2.57 इंटू 10⁻³ बार पाया गया। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो यदि R की वैल्यू है 0.08। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक प्रोटीन के 0.21 लीटर विलियन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन ताप पर इस विलियन का परासरण दाब 2.57 10⁻³ बार पाया गया। R की वैल्यू है 0.08। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। यहां से क्वेश्चन बना है। तो देखो मैनिपुलेट करते हैं। पाई का मान कितना है, पाई का मान दे रखा है, इसको यहां से इरेज कर देते हैं, तो यहां पर पाई का मान दे रखा है 2.57 इंटू 10⁻³ इक्वल टू W, विलेय की मात्रा है 1.26 ग्राम बटा एम हमें ज्ञात करना है इनटू आयतन दे रखा लीटर में 0.21 इंटू आर कितना है 0.08 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। तो एम ज्ञात कर लेंगे, एम बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1.26 अपॉन 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू 0.08 इंटू 300 और ये तो ऑलरेडी है इंटू 0.1। इसको सोल्व करेंगे तो अपने आंसर आ जाएंगे। तो एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए कह रहा हूं कि ये तीन फॉर्मूले आप अपनी नोटबुक में जहां पर आपने नोट्स बना रखे हैं उसमें चैप्टर नंबर 2 में इनको नोट डाउन कर लें। अगर ध्यान में रहेंगे तो परासरण दाब से रिलेटेड आंकिक प्रश्न आप आराम से सोल्व आउट कर सकते हैं। एक और रह जाता है वान होग गुणांक। उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग रह जाएंगे उनकी बात करेंगे। वान होग गुणांक जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और ये काम आता है विलियन के असामान्य मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। वान होग गुणांक आई विलियन के असामान्य मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। मोलर द्रव्यमान कहें या अनुभाग कहें एक चीज है। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होता है। अगर हमने विलेय को विलायक में घोला और उसका संगुणन हो गया, संगुणन मतलब जुड़ गए, तो
मोलर द्रव्यमान दुगुना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। और अगर विलेय को विलायक में घोला और वियोजन हो जाएगा। देखो, अगर हमने विलेय को विलायक में घोला और सगुणन हो गया तो मोलर द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और वियोजन हो गया तो मोलर द्रव्यमान घट जाएगा। तो वांट और गुणांक I का मान होता है वियोजन या संगुणन के बाद आयनों की संख्या बटा संगुणन या वियोजन से पहले आयनों या अणुओं की संख्या। तो अगर संगुणन होगा तो अणुओं की संख्या बाद में घट जाएगी, तो वांट और गुणांक का मान घट जाएगा। वियोजन होगा तो वियोजन और संगुणन के बाद अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, तो वांट और गुणांक का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो संगुणन होगा तो वांट और गुणांक का मान घट जाएगा, लेकिन मौलिक द्रव्यमान का मान बढ़ जाएगा। वियोजन होगा तो वांट और गुणांक का मान बढ़ जाएगा, लेकिन मौलिक द्रव्यमान का मान घट जाएगा। तो वांट और गुणांक का मान ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि दिए गए विलयन में अणुओं की संख्या कितनी है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित को वांट और गुणांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 0.1 m CaCl2, 0.1 m KCl, 0.1 m Al2SO4 का होल थ्राइस, 0.1 m C12H22O11। अब देखो इसमें कितना है, एक कैल्शियम 2 क्लोरीन, कितना हो गए 3। KCl में कितना है, एक पोटेशियम 1 क्लोरीन, कितना हो गए 2। Al2SO4 में 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट 5, इसमें कोई आयन नहीं। तो सबसे ज्यादा वांट और गुणांक का मान होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का, फिर CaCl2 का, फिर KCl का, और सबसे कम होगा शर्करा का। अब जो भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बच गए हैं उनको मैं एक बार ले लेता हूं, ताकि अब ये क्लियर हो जाएगा। बेंजीन में एथेनॉइक अम्ल के विलयन के लिए वांट और गुणांक का मान कितना होगा। अगर हम बेंजीन में एथेनॉइक अम्ल को बोले तो एथेनॉइक अम्ल के अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर द्विलक बना लेंगे। पहले तो 2 होते हैं और बाद में कितने हो जाएंगे 1। वांट और गुणांक का मान कितना हो जाएगा 1/2। बेंजीन में जब एथेनॉइक अम्ल को घोला जाए तो एथेनॉइक अम्ल का अणुभार होता है 60, लेकिन जैसे ही बेंजीन में घोला जाए एथेनॉइक अम्ल का अणुभार दुगुना हो जाता है। क्यों? क्योंकि एथेनॉइक अम्ल के अणु एप्रोटिक विलायक या बेंजीन में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर द्विलक बना देता है। तो जैसे मान लो एथेनॉइक अम्ल पहला है CH3COOH, ऐसे दूसरा CH3COH। अब इसमें ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पर धनावेश, ऑक्सीजन पर ऋणावेश, हाइड्रोजन पर धनावेश, ऑक्सीजन पर ऋणावेश। तो ये ऋणावेशित ऑक्सीजन धनावेशित हाइड्रोजन की ओर आकर्षित होगी, ऐसे ये धनावेशित हाइड्रोजन ऋणावेशित ऑक्सीजन की ओर आकर्षित होगी। तो कुल मिलाकर 2 एथेनॉइक अम्ल के अणु मिलकर एक बड़ा अणु बना लेते हैं, अर्थात क्या बना लेते हैं, द्विलक। अब क्योंकि 2 मिलकर एक अणु बना लेंगे तो अणुभार दोनों का योग होगा, कितना हो जाएगा 2। तो एथेनॉइक अम्ल का बेंजीन में अणुभार दुगुना हो जाता है, क्योंकि ये आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर द्विलक बना लेते हैं। असामान्य मौलिक द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होता है। प्राशन दाब ज्ञात करने का सूत्र पाई/CRT बात कर चुके हैं। समपराश्रयी विलयन ऐसे विलयन जिनका प्राशन दाब समान हो समपराश्रयी कहलाता है। जिस विलयन का प्राशन दाब अधिक वो अधिप्राश्रयी, और जिसका कम वो अल्पप्राश्रयी विलयन कहलाता है। विलेय का मौलिक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए चारों जो अनुषंगी गुणधर्म हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, प्राशन दाब, उनमें प्रासरण दाब विधि अधिक उपयोगी है, क्योंकि प्राशन दाब कमरे के ताप पर ज्ञात कर सकते हैं और इसका मान अन्य मानों की तुलना में अधिक प्राप्त होता है, जो उसको ज्ञात करना आसान होता है। प्राशन का जैविक महत्व मैंने बताया था, मांस को परिरक्षित करने के लिए उसमें नमक लगाते हैं, और मृदा से पादप जड़ की सहायता से जब पादप मृदा से पानी खींचते हैं तो पादप के विभिन्न भागों तक
पानी परासरण द्वारा ही पहुंचाया जाता है। नमकीन जल में रखने पर कोशिकाएं सिकुड़ जाती है क्योंकि बाह्य परासरण के कारण कोशिका का जल बाहर आ जाता है। वांटो गुणांक किसे कहते हैं? वांटो गुणांक द्वारा असामान्य मौल्य द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो ये जो दूसरा चैप्टर था इसको मैंने एक बार आपको रिवीजन की दृष्टि से और इसमें मैंने बोर्ड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आए हुए हैं और जो बन सकते हैं उनका डिस्कशन किया था। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।